वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पारुल गर्ग और एनटीए यूजीसी नेट लेबर लॉज एचआरएम दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर की सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी उसके हमने 40 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। जो हमारे पार्ट 4 तक कवर हो गए थे उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रही हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा। आगे के क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, choose the correct answer regarding the theories of motivation from the following statement। यहाँ हम theories of motivations दी गई हैं, उन स्टेटमेंट्स में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। फर्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ ERG थ्योरी इज सिमिलर टू मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि मैस्लोज हायरार्की नीड्स में 5 लेवल्स बताई थी और एल्डरफर ERG थ्योरी में इन 5 लेवल्स को 3 लेवल्स में कंडेंस कर दिया था। तो ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। नाउ सेकंड इज थ्योरी एक्स एंड वाई आर सिमिलर टू ईच अदर। नहीं, थ्योरी एक्स नेगेटिव अप्रोच है और थ्योरी वाई एक पॉजिटिव अप्रोच ऑफ एम्प्लॉइज है, तो ये आपस में सिमिलर नहीं है। नाउ टू फैक्टर थ्योरी इज सिमिलर टू ब्रूम्स थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग थ्योरी है जिसमें 2 फैक्टर की बात की गई थी, मोटिवेटर्स एंड हाइजीन फैक्टर्स। जबकि ब्रूम्स थ्योरी जो कि विक्टर्स ब्रूम्स ने दी थी, उन्होंने इसमें बात किया था कि एम्प्लॉइज को मोटिवेशन तब होता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसका क्या आउटकम आता है उसको देखते हुए अपनी एक्सपेक्टेंसी को मैच करते हैं, तब उनका मोटिवेशन होता है। तो ये दोनों थ्योरीज भी आपस में सिमिलर नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ओनली ए। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। Now come to question number 42. Given below the different bodies provided under the Industrial Dispute Act 1947. Works Committee, Court of Inquiry, Board of Conciliation, Grievance Redressal Committee. From among the following, which alternative includes the bodies whose functioning is based on the principle of bipartite representation? यानी bipartite representation इनमें से कौन सी है? तो वर्क कमिटी ये एक बाइपार्टाइट है, इसमें 2 पार्टीज होती हैं। 2 कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं, ये नहीं है। बोर्ड ऑफ कंसलिएशन भी बाइपार्टाइट नहीं है। देन ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी। तो करेक्ट आंसर इज ए एंड डी। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। Now come to question number 43. Factors with a high probability of impact and high degree of impact are known as. इनको बोला जाता है critical factors. So option 3rd is the correct answer. Now question number 44. The following were some of the developments that took place in the trade union movement in India. Arrange the same in the correct sequence starting from earliest to the latest. यहाँ हमें कुछ ट्रेड यूनियंस के नेम दिए हुए हैं, इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। ये 1969 में डेवलप हुई थी। ये अपेक्स बॉडी है जो कि ट्रेड यूनियन के लिए पॉलिसीज बनाती है एट नेशनल फोरम। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ भारतीय मजदूर संघ, ये हुई थी 1955 में। देन थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जिसे CITU भी कहते हैं, जो कि 1970 में डेवलप हुई थी। नाउ फोर्थ इज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, ये आई थी 1941 में। तो सीक्वेंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले यानी अर्लीस्ट जो बनी थी वो थी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर 1941 में। तो डी हमारा अर्लीस्ट वाला है। तो सेकंड ऑप्शन में डी इज द फर्स्ट वन, तो हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 45. Arrange in a sequence the following legislation in order of years in which those were enacted from the latest to the earliest. यहाँ कुछ हमें एक्ट्स के नेम दिए हुए हैं, इनको हमें लेटेस्ट टू अर्लीस्ट अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माइंस एक्ट। माइंस एक्ट आई थी 1952 में। देन सेकंड इज प्लांटेशन लेबर एक्ट, ये आया था 1951 में। देन द बीडी एंड सिगार वर्क कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ये आया था 1966 में। एंड लास्ट इज द फैक्ट्रीज एक्ट, ये आया था 1948 में। तो हमें लेटेस्ट टू अर्लीस्ट इन्हें अरेंज करना है। तो सबसे लास्ट में कौन सा आया था? द बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट, जो कि 1966 में आया था। तो ऑप्शन सी हमारा लेटेस्ट वाला है। तो ऑप्शन 3rd इज द करेक्ट आंसर।
Now question number 46. Which article of the Constitution of India deals with the prohibition of employment of children in factories act? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में बताया गया है कि 14 साल से कम बच्चे को आप फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। Now come to next question, that is question number 47. Edgar Keane has identified different dimensions of organizational roles, one of which is a social dimension. Which of the following terms is associated with social dimensions? Social dimensions से इनमें से कौन सा टर्म associated है? That is 1 inclusionary. तो answer is option 1. Now next is question number 48. Given below are some of the methods of demand forecasting relating to human resource planning. डिमांड फोरकास्टिंग की कुछ टेक्निक्स हमें यहाँ दी गई हैं। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो विच कम अंडर द क्वालिटेटिव मेथड्स फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। अब इन टेक्निक्स में से हमें ये बताना है कि क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग कौन से हैं। क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग वो होते हैं जहां हमारे पास एक्चुअल सेल्स डेटा नहीं होता, तो हम एक्सपर्ट्स की गाइडेंस के थ्रू या उनकी राय लेकर डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। तो मैनेजरल जजमेंट नहीं होता, देन वर्क स्टडी टेक्निक भी नहीं होता, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड है, डेल्फी टेक्निक भी मेथड है, ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक नहीं है, देन नॉमिनल ग्रुप टेक्निक भी क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग है। इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट मेंबर्स से आइडियाज लिए जाते हैं, वो लिखते हैं आइडियाज और जो बेस्ट आइडिया होता है उसको कंसर्न किया जाता है। Correct answer is C, D and F. So option 2 is the right answer. Now come to question number 49. Which of the following are considered to be the principles of labor legislations? Principles of labor legislations इनमें कौन से हैं? यहाँ हमें 4 legislations दिए गए हैं। Principle of protection, principle of social justice, principle of welfare and principle of reasonable standard of living. Now choose the correct options from the following. लेबर लेजिस्लेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मेन फोकस उनका है हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर पर। तो उन्होंने 4 लेजिस्लेशंस हैं इनके प्रिंसिपल्स। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन, देन प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर एंड प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन। तो डी इसका आंसर नहीं है इसमें। तो करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी इज द थर्ड ऑप्शन। तो आंसर इज द थर्ड ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 50. Labor welfare in the present context is the combination of which two of the following theories? लेबर वेलफेयर आज के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इन थ्योरीज में से किन का कॉम्बिनेशन है? पुलिस थ्योरी, फिलैंथ्रोपिक थ्योरी, प्लेसेंटिक थ्योरी या फिर फंक्शनल थ्योरी। तो करेक्ट आंसर इज सी एंड डी, प्लेसेंटिक थ्योरी एंड फंक्शनल थ्योरी। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन 50 कवर होते हैं। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।